हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम सिंह चंदेल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल माय एजुकेशन पे। दोस्तों, एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 ऑफ ज्योग्राफी के चैप्टर 3 को, जो है पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ अर्थ। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। दोस्तों, घूर्णन को इंग्लिश में हम रोटेशन कहते हैं। अपने अक्ष पर घूमना, अक्ष यानी एक्सिस। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये एक काल्पनिक रेखा है, अक्ष एक्सिस। इस एक्सिस पर पृथ्वी इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसे हम घूर्णन कहते हैं। और दूसरा है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक निश्चित ऑर्बिट में, एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर इस तरीके से घूमती है, इसे हम कहते हैं परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन। तो ये था घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। इस इमेज में हम देखेंगे आखिर कक्षीय समतल होता क्या है। यह है दोस्तों काल्पनिक रेखा जिसे हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं, और इसी अक्ष पर पृथ्वी घूर्णन करती है। अब इस अक्ष को यदि हम पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन खींचें, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा भी कहते हैं, लेकिन ये जो दोस्तों हमने लाइन खींची है ये वो नहीं है, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। ये एक एज्यूम्ड यानी यह भी एक काल्पनिक रेखा ही है। यह पृथ्वी का कक्षीय समतल है, इस पर यह परपेंडिकुलर डला हुआ है। तो यदि इस कक्षीय समतल से हम इस अक्ष के कोणीय दूरी की बात करें तो ये होता है 66.5 डिग्री। तो ये था दोस्तों पृथ्वी का वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। तो जो बीच में लाइन डली हुई है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। आप सभी जानते हैं पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, फिर भी हम समझते हैं। यह दोस्तों पृथ्वी, हम सभी जानते हैं पृथ्वी गोलाकार है यानी एक फुटबॉल के समान है। तो सूर्य से जो इसकी रोशनी प्राप्त होगी वो एक समय में किसी एक ही सतह पर प्राप्त होगी। ऐसा तो है नहीं कि सूर्य एक तरफ है और पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी को एक साथ सूर्य की रोशनी प्राप्त हो। यदि आप एक टॉर्च लें और एक फुटबॉल लें, फुटबॉल के सामने यदि आप टॉर्च मारेंगे तो जिस तरफ टॉर्च घलेगी सिर्फ उसी तरफ फुटबॉल में उजेला होगा। उसके जस्ट अपोजिट साइड देखेंगे हम तो अंधेरा होगा। बिल्कुल उसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य, जो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। जिस तरफ सूर्य होता है उस तरफ पृथ्वी में दिन होता है, और उसके अपोजिट साइड रात होती है। और दिन और रात के बीच जो रेखा होती है, ऐसी लाइन जो पृथ्वी पर दिन और रात के बीचों बीच दिन और रात को विभाजित करती है, यानी इसके इस तरफ दिन है और इस तरफ रात, तो इस लाइन को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रदीप्ति वृत्त, इंग्लिश में इसको लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति वृत्त। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं डायग्राम में। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, सभी जानते हैं आप।
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। तो एक दिन में पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। यदि सूर्य घूर्णन ना करे तो क्या होगा? दोस्तों, यदि पृथ्वी अगर घूर्णन ना करे तो क्या होगा? मान लीजिए क्या है, वो तो आपके सामने बनी हुई है, पृथ्वी है और ये सूर्य है। अब पृथ्वी अपने सामने जो है डायग्राम में वो तो स्थिर है। तो मान लीजिए अगर पृथ्वी इसी तरह रहे यानी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? तो आप देखेंगे कि इसके इस तरफ उजेला है और इस तरफ अंधेरा। यदि ये घूर्णन नहीं करेगी तो इसी तरह की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। तो जो इस तरफ लोग रहते हैं उन्हें हमेशा धूप लगेगी यानी हमेशा गर्मी लगेगी, और इस तरफ के लोग हमेशा ठंड में रहेंगे यानी इस तरफ के लोगों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा। तो ऐसी अवस्था में जो इस तरफ के लोग होंगे जहाँ दिन है वहाँ पे गर्मी के कारण उन लोगों को बेचैनी होगी, यानी यहाँ पे जीवन असंभव हो जाएगा। इतनी गर्मी होने लगेगी कि लोग सह नहीं पाएंगे, असहनीय गर्मी होगी। जबकि उसके अपोजिट साइड हम देखेंगे अंधेरा है जहाँ, वहाँ पर इतनी अधिक ठंडी होगी कि लोग उस ठंडी को झेल नहीं पाएंगे। तो इस स्थिति में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, कक्ष यानी ऑर्बिट, निश्चित एक पथ कक्ष में होती है, उसे परिक्रमण कहा जाता है, रिवोल्यूशन। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, हम सभी यही जानते हैं। लेकिन वास्तव में एक वर्ष में 365 दिन और 1/4 दिन यानी एक दिन का चौथा हिस्सा, 365 दिन प्लस एक दिन का चौथाई हिस्सा होता है। दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, यानी इतने समय में 365 दिन और 1/4 दिन, इतने समय में पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। लेकिन वास्तव में पृथ्वी, यदि हम सटीकता से देखें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमण पूरा करती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर लीप ईयर 4 साल बाद आता है, यानी फरवरी 29 दिन की हो जाती है। हम सभी जैसे 2020 क्या था? लीप ईयर था। इसके पहले 2016। तो 4 साल बाद ये लीप ईयर क्यों आता है, इसका कारण हम जानेंगे। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। क्लियर है? इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे लीप वर्ष क्या होता है। जो हम 6 घंटे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन और 6 घंटों में पूरा करती है। तो 4 साल बाद ये 6 घंटे मिलकर एक दिन बन जाते हैं। 6 4 जा 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो ये 6 घंटे 4 साल में मिलकर एक दिन बन जाते हैं। तो 4 साल बाद 1 साल में 4 साल बाद जो सूर्य का परिक्रमण 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जिसमें 366 दिन हम अपनी सुविधा के लिए मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम बाकी जितने भी वर्ष होते हैं उनमें 6 घंटे नहीं जोड़ते, तो उनको इकट्ठा करके सीधा हम चौथे वर्ष में जोड़ लेते हैं और लीप वर्ष वो कहलाता है। और लीप वर्ष में कुल 366 दिन हम ऐसा मान लेते हैं, और जो एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसे हम फरवरी माह में जोड़ लेते हैं। तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ऐसा वर्ष जिसमें 304 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगा लीप वर्ष कब होगा? पिछला लीप वर्ष हुआ था 2016 में, अभी हुआ है 2020 में। अब आगे आप पता लगाइए कब
कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्ताकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये सूर्य है, ये इस तरीके से, ये जो आकार आप देख रहे हैं इसे हम दीर्घवृत्ताकार पथ कहते हैं। और ये पृथ्वी है, जो पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर इस पथ पर। और यह पथ जो होता है वो निश्चित होता है, यानी स्थिर होता है। हमेशा पृथ्वी इसी पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमण लगाती है। इस पथ का जो आकार है वो है दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी, चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। 3.3 चित्र को देखते हैं, ये रहा। इसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। आप देखेंगे कि पृथ्वी जो है यहाँ पर इस तरीके से है, यानी जो पृथ्वी का झुकाव है वो सभी जगह समान रहता है। पृथ्वी इसी तरीके से, जो इस तरीके से है, यहाँ भी वैसा ही है, यहाँ पर भी वैसी, यहाँ पर भी वैसी, यानी अपनी जो स्थिति है, पृथ्वी अपनी स्थिति को तो बदलती है लेकिन स्वयं अपने एंगल को चेंज ना करते हुए एक स्थिर पथ पे परिक्रमण करती है। तो वो एक परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, और जो पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। आप देखेंगे कि जो पृथ्वी है एक ही दिशा में झुकी हुई है, इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से, यहाँ भी इस तरीके से, और यहाँ भी। तो परिक्रमण करते समय पृथ्वी एक ही दिशा में झुकी हुई होती है, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, सिर्फ परिक्रमण करती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो सूर्य के चारों ओर स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका है। इस डायग्राम से हम समझते हैं। ये स्थिति है 22 दिसंबर, ये 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर। तो जो पृथ्वी है 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी के जो विषुवत वृत्त है उस पर सीधी पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 जून को क्या होता है, तो 21 जून को जो सूर्य की आवासीय स्थानांतरी किरणें हैं वो पृथ्वी पर पृथ्वी की जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उस पर सीधी पड़ती हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव में गर्मी होती है। वहीं हम 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर के दिन सूर्य की आभासी किरणें पृथ्वी पर मकर रेखा, जो पृथ्वी की जो मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश उस पर सीधी पड़ती हैं। कब? 22 दिसंबर। तो क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी गर्मी होती है इस दौरान। 22 दिसंबर के दौरान दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम होता है। तो जो पृथ्वी का परिक्रमण है, इस परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुएं पाई जाती हैं। जैसे हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी कब होती है? मार्च के आसपास, जून के आसपास। क्यों होती है? क्योंकि 21 जून को है, 21 जून को जो सूर्य की आवासीय स्थानांतरी किरणें हैं वो उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। अब जब पृथ्वी की स्थिति 23 सितंबर में पहुंचती है, तो 23 सितंबर पे जो सूर्य की आभासी स्थानांतरित किरणें हैं
वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो क्या होता है कि थोड़ा ठंडी कम हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी थोड़ा कम हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर चली जाती हैं जो कि बीचों बीच स्थित होती है। फिर जब 22 दिसंबर की बात आती है तो जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की आभासी स्थानांतरित किरणें हैं, वो पृथ्वी के मकर रेखा जो नीचे स्थित होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस कारण क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का मौसम, इस समय उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ने लगती है, क्योंकि जो सूर्य की आभासी स्थानांतरित किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ने लगती है। और इसी तरीके से 21 मार्च को भी सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इस दौरान भी कम गर्मी होती है उत्तरी गोलार्ध में। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो परिक्रमण है, परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुएं पाई जाती हैं, जैसे गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद। तो इन ऋतुओं का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण। चित्र 3.3 जो हम अभी देख के आए हैं, उसमें आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। बिल्कुल देखा है हमने कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का ऊपरी गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। तो सूर्य की किरणें जो हैं कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। जो ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, ये पृथ्वी मान लीजिए, और ये जो ध्रुवों के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो दोस्तों, इसमें यह बताया गया है कि 21 जून के दौरान जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है, और कर्क रेखा पर सूर्य की आभासी स्थानांतरित किरणें सीधी पड़ती हैं। ये कर्क रेखा है, ये वाली, तो इस पर सूर्य की आभासी स्थानांतरित किरणें सीधी पड़ती हैं। अब जो ध्रुव वाला क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव, इस पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, लेकिन जो सूर्य की किरणें हैं वो इस पर लगातार 6 महीने पड़ती तो तिरछी हैं, यानी ऊष्मा की प्राप्ति कम होती है, लेकिन होती है। तो लगातार 6 महीने यहाँ पर दिन होता है, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा है उत्तरी ध्रुव जो है, ये एक छोटा मतलब हिस्सा जो है वो ध्रुवों पर है। तो पृथ्वी के घूर्णन के बावजूद भी, ये घूमने के बाद भी यहाँ पे सूर्य गायब नहीं होता। जैसे हम हैं इस तरीके से, तो यदि हम घूमेंगे तो हमारा हिस्सा बड़ा है। यदि पृथ्वी इस साइड से इस साइड घूम गई तो हम यदि इस तरफ आ गए और सूर्य इस तरफ है तो हमें सूर्य की प्राप्ति नहीं होगी यदि हम इस तरफ हैं। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हम रहते हैं, जिस अक्षांश के आसपास, वहाँ पृथ्वी का आकार बड़ा है, तो पृथ्वी के घूमने से हम सूर्य से दूर चले जाते हैं। लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती हैं, जिस कारण उत्तरी ध्रुव में लगातार 6 महीने दिन होता है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर, उत्तर ध्रुव रेखा के बाद उत्तरी ध्रुव रेखा यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव रेखा, तो उसके बाद वाला जो क्षेत्र है वहाँ लगातार 6 महीने तक सूर्य की किरणें पड़ती हैं, और वहाँ 6 महीने तक गर्मी रहती है, गर्मी का मौसम होता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, इन क्षेत्रों का मतलब है उत्तरी गोलार्ध, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं।
पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत यानी उत्तर अयनांत का मतलब है कि उत्तरी गोलार्ध में होना गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में जिस समय गर्मी होती है, इस अवस्था को गर्मी होती है, मतलब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इस दौरान उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इस स्थिति को, इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। उत्तर अयनांत कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर, अब हम 22 दिसंबर की बात करें तो इस दिन क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका होता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में स्थिति थी 21 जून को, सिमिलर बिल्कुल वैसे ही 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इसे ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम था, तो दक्षिणी गोलार्ध में ऑब्वियस सी बात है ठंड का मौसम होगा। और जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो इस दौरान दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम था, तो उत्तरी गोलार्ध में ठंड का मौसम होगा। और जो इस स्थिति को, पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। दक्षिण अयनांत किस अवस्था को, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की प्राप्ति होती है, मकर रेखा पर सीधी सूर्य की रोशनी जब पड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, गर्मी का मौसम होता है। यह स्थिति है 22 दिसंबर के आसपास, 22 दिसंबर के दौरान। तो 22 दिसंबर की जो स्थिति है इसे हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? दोस्तों, क्रिसमस का पर्व जो है, क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। लेकिन 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है, मकर रेखा पर सूर्य की प्राप्ति होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में तो इस दौरान गर्मी का मौसम होता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में इस दौरान गर्मी होती है। तो 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम ही होगा, क्योंकि 22 दिसंबर 25 दिसंबर आसपास का ही है। तो जो क्रिसमस डे है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। हमने अभी देखा 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी, जो 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिस कारण सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 जून के दौरान। इसे हम कहते हैं उत्तर अयनांत। फिर हमने पढ़ा था 22 दिसंबर। इस दिन क्या होता है, इस दिन जो है पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, जिस कारण जो सूर्य की आभासी स्थानांतरित किरणें हैं वो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इस अवस्था को हम कहते हैं दक्षिण अयनांत। तो ये था उत्तर अयनांत, ये है दक्षिण अयनांत। हमने आगे देखा क्या कि 21 मार्च 21 मार्च और 23 सितंबर, इन डेटों को बिल्कुल रट लीजिए आप। 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। यानी इस दौरान पृथ्वी का ना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध सीधा होता है, यानी ना उत्तरी गोलार्ध झुका होता है सूर्य की ओर, ना दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य की जो आभासी स्थानांतरित किरणें हैं वो 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो इस दौरान
इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होती है। इसे विषुव कहा जाता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। तो 21 मार्च एवं 23 सितंबर की 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो अवस्था होती है पृथ्वी की, उसे हम विषुव कहते हैं। और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव हो, कोई भी गोलार्ध, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या चाहे दक्षिणी गोलार्ध, या सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। और इस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर सूर्य जो है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की विषुवत रेखा पर प्राप्त होता है। तो इस दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन, यानी इस दौरान 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, शरद, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति विपरीत होती है, यानी उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पृथ्वी के घूर्णन यानी रोटेशन एवं परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। समझ गए होंगे आप, हम अभी ऊपर से पढ़ चुके हैं। तो ये था अपना चैप्टर। अब हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज, अभ्यास करते हैं कुछ प्रश्नों से। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है उसे हम परिक्रमण कहते हैं, रिवोल्यूशन। दूसरा देखते हैं, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर पर किस दिन पड़ती हैं? तो 21 मार्च को पड़ती हैं और 23 सितंबर, लेकिन इसमें 23 सितंबर है नहीं ऑप्शन में, तो हमारा आंसर होगा 21 मार्च। 21 मार्च और 23 सितंबर को जो अवस्था होती है उसे हम विषुव कहते हैं। नेक्स्ट, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ ऑप्शन में दक्षिणी गोलार्ध का कोई भी देश आए उसे वो आंसर सही माना जाएगा, क्योंकि गर्मी में क्रिसमस डे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी देश हैं, इस दौरान क्रिसमस डे के दौरान सभी देशों में जितने भी देश दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं वहाँ गर्मी का मौसम होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा यदि और कोई देश ऑप्शन में हो तो वह भी सही आंसर होगा। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ऋतुओं में परिवर्तन परिक्रमण के कारण होता है। परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, इस तरीके से वसंत ऋतु और शीत ऋतु। जबकि यदि हम बात करें कि दिन एवं रात में परिवर्तन, तो दिन एवं रात में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? घूर्णन, रोटेशन के कारण। आगे बढ़ते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पहला खाली स्थान है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को हम दिन कहते हैं। प्रतिदिन की जो गति है उसे हम घूर्णन कहते हैं। प्रतिदिन की गति, इसका आंसर दोस्तों घूर्णन होगा। पृथ्वी की प्रतिदिन की जो गति है उसे हम क्या कहते हैं? मुझे तो घूर्णन लग रहा है। जो भी, अब आपको यदि डाउट हो चेक करके कमेंट सेक्शन में सही आंसर लिख दीजिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है। इसका क्या होगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमती है या दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मेरे हिसाब से दीर्घ वृत्ताकार होगा। दीर्घ वृत्ताकार यानी एलिप्टिकल ऑर्बिट, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। जी हाँ। तो 21 जून को सूर्य की किरणें, नेक्स्ट है 21 जून को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती हैं? तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। डैश ऋतु में दिन छोटे होते हैं। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, यानी
जब ठंड का मौसम होता है तो दिन छोटे होते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं। तो लास्ट 5th का आंसर होगा शीत ऋतु। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर कीजिए। और इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।